तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आप लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। तो दोस्तों अब तक ना जहाँ तक गिनेस द गॉड के चैप्टर्स आ चुके हैं, हम लोग ना वहां तक पहुंच गए हैं। बल्कि आज मैं उसका जो लास्ट चैप्टर है वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आप लोग फिक्र ना करो, कुछ ही दिनों के अंदर ना इसके न्यू चैप्टर्स भी आते जाएंगे। तो जैसे जैसे वो आते जाएंगे मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इसलिए ना अब ना हम लोग ना स्टोरी के बिल्कुल साथ साथ चलेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग ना अपनी वीडियो की ना शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर देख लिया था, जो युनची होता है वो ना बर्मा गॉड एम्परर का ना इलाज कर लेता है। मगर जो युनची होता है वो तो एक नंबर वाला कमीना बंदा होता है। साथ साथ में बर्मा गॉड एम्परर की बॉडी के अंदर से ना वो पॉइजनस तो निकाल देता है जो जैस्मीन ने डाला है, मगर उससे भी ज्यादा खतरनाक पॉइजनस ना उसकी बॉडी के अंदर डाल के आ जाता है। लेकिन जब जाकिन्यू युनची के साथ बाहर आती है तो तब जाकिन्यू को पता लग जाता है और जो युनची होता है उसको बता भी देता है। और इसके अलावा जो जाकिन्यू होते हैं वो वहां पर ये भी कहते कि ऐसा कोई भी पॉइजनस नहीं जो बर्मा गॉड एम्परर को ना मार सके। ये सुन के जो युनची होता है वो कहता है कि मेरे पास ऐसे पॉइजनस है जो किसी गॉड लेवल तक के बंदे को लुढ़का सकते हैं। कहते हैं कि इस तरह से तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और उसे ना वहां पर जो जाकिन्यू होते हैं वो युनची से पूछती है कि आखिरकार तूने ऐसी कौन सी ट्रेनिंग की शीनजी के साथ कि तेरे पास लाइट डिवाइन व्हाइट एनर्जी आ गई है। तूने ऐसी किस किस्म की सीक्रेट ट्रेनिंग की ड्रैगन क्वीन के साथ। और इस टाइम में जो जैकिन्यू होती है ये ना जरा जेलस भी हो रही होती है और जो युनची होता है वो भी जरा घबराने लग जाता है। तो दोस्तों अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और उसे इतना युनची कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हमारे बीच में क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, तुम्हें तो पता है कि मैं एक नॉर्मल सा इंसान सा रहा हूँ। और उसे इतना वहां पर जो जैकिन्यू होती है वो कहते कि युनची मुझे अच्छे से याद है जब मैं तुम्हें वहां पर छोड़ने के लिए गई थी ना, तब जो ड्रैगन क्वीन है वो तुम्हें एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रही थी, यहाँ तक कि तुम्हें अंदर भी नहीं लेना चाह रही थी। कहते कि मगर जब उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया ना, तुम 1 साल के अंदर अंदर पूरे तरीके से ठीक हो गए, बल्कि तुम्हें 50 साल लग रहे थे। कहते कि मगर ये भी नहीं, इसके अलावा जो ड्रैगन क्वीन है उसने ना अपनी जो लाइट डिवाइन व्हाइट एनर्जी वो भी तुम्हें सिखा दिया है, जो कहते हैं कि पूरे यूनिवर्सिस के अंदर ना सिर्फ ड्रैगन क्वीन के पास है और इसको कोई सीख भी नहीं सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे की दम। कहते हैं कि तुम जरूर ड्रैगन क्वीन के लिए ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते होगे, इस वजह से तो उसने तुम्हें इतना सब कुछ दे दिया है। ये सुन के उसे अपना जो युनची होता है वो कहता है कि वाकई में फिना शीनवी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की। इसके अलावा उन्होंने मुझे कई सारे गिफ्ट भी दिए है। कहता है कि इसलिए तो मैंने सोच लिया कि जैसे ही ना मैं इन सारी चीजों से फारिग हो जाऊंगा ना, मैं ना उससे अपना फिना शीनवी के पास जाऊंगा उनका थैंक यू करने के लिए। कहता है कि लेकिन मैंने सुना कि वो ना अब ट्रेनिंग के लिए चली गई है, यानी वो बिल्कुल अकेले मेरे ट्रेनिंग करने के लिए चली गई है और कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये सुन के उसे अपना जो वकील होती है वो कहती है, कहते कि तुम जानते हो कि वो अकेले में ट्रेनिंग करने के लिए क्यों गई है। फिर युनची कहता है कि इस बारे में तो मैं भी नहीं जानता। कहते कि उन्होंने मुझे कई दफा कहा कि ये जो कर्मफन क्रैक है इसकी प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली है और कहते कि वो हमेशा इस बारे में फिक्रमंद भी होती है। और कहते कि मुझे ये लगता है कि वो इस टाइम ट्रेनिंग के लिए जाएंगी जब कर्मफन क्रैक ना बिल्कुल खुलने के बहुत ज्यादा करीब है। और उससे युनची कहता है कि हाँ एक और चीज मुझे याद आ गई, सीना शीनवी ने मुझे कहा था कि उनकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो सील हुई पड़ी है और वो कभी भी अपना लेवल अपग्रेड नहीं कर सकती। तो कहते हैं कि वो ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगी क्यों, क्योंकि उनका तो कल्टीवेशन लेवल ही सील है। उसे वहां पर जैकिन्यू बोलती है, कहते ये तो मेरा अंदाजा है, कहते कि मुझे नहीं पता कि सही होगा पे नहीं होगा। तो कहते कि इस बारे में अभी हम बात नहीं करते। कहते कि वैसे तुम मुझे ये बताओ कि मैंने सुना था कि जैसे ही ना स्टार को डिलम के अंदर तुम पूरे तरीके से मर जाते हो या गायब हो जाते हो ना, तो कहते कि तुम नीचे वाले डिलम के अंदर चल जाते हो जहाँ पे हमारा प्लेनेट है। कहते कि वहां पे ना तुमने अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ लगता है अच्छी जिंदगी भी गुजारी है। तो दोस्तों इस टाइम में जब वैकिन्यू ना युनची की बेटी के बारे में बोल रही होती है ना, तो जो वैकिन्यू के जो एक्सप्रेशन है बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाते हैं और ये यहाँ पर युनची से ये भी पूछती है क्या सच में तुम्हारी एक बेटी भी हो गई है। और इस टाइम में जो वैकिन्यू होते हैं वो और भी ज्यादा जेलस हो रही होती है और ये चीज ना हम लोग को नोवेल के अंदर देखने को मिलती है। मांगा वाला ने थोड़ा यहाँ से कट कर दिया है। और फिर वैकिन्यू कहते तुम उन सब के साथ हैप्पी लाइफ तो अपनी गुजार रहे थे, इसके अलावा तुम हमारे सारे पिछले लोगों से ही मिले थे। और उससे अपना वहां पर जो युनची होता है वो उसके आगे की सारी बात खुद समझ जाता है। और फिर युनची कहता है कि तुम नीचे वाली रीला में अंकल विया और योम्बा के बारे में जानना चाहती हो ना मुझसे। ये सुन के उससे अपना वैकिन्यू मुस्कुराते हुए कहती है, कहते कि फिर मुझे ये बताओ कि आखिरकार वो कर क्या फिर है। ये सुन के उससे अपना जो युनची होता है वो कहता है कि बिल्कुल जो अंकल विया इस टाइम ना वो विया क्लैन के लीडर बन चुके हैं। कहते कि इसके अलावा जो योम्बा उसका तो नाम ही ना लो, वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एम्परर बन चुका है नीचे वाली रीलम में और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लैन को लीड भी कर रहा है। और फिर युनची कहता है कि इसके अलावा वो सारा का सारा जो प्लेनेट है ना अब वो मेरी वाइफ की प्रोटेक्शन के अंदर है और मेरी जो वाइफ है वो नीचे उन सब लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है जिनको मैं जानता हूँ या जो मेरे प्यारे या मेरे जो भी रिलेटिव है। और इस टाइम वो पूरा का पूरा प्लेनेट में जितनी भी जो वाइफ है ना उन सब की प्रोटेक्शन के अंडर आता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग को ना पता हो, जो लिटिल डीमन एम्प्रेस है वो पूरे की पूरी डीमन रिलम पे ना अकेले ही रूल करती है और जो डीमन रिलम है ना वो ब्लू पोल स्टार का आधे से ज्यादा हिस्सा है और बाकी का जो आधे से थोड़ा सा कम हिस्सा बचता है ना उसके अंदर भी युनची की 2 वाइफ्स रूल कर रही है। एक तो कैंगयून हो गई और दूसरा ना फैंग वुनर हो गई। ये दोनों बाकी के आधे हिस्से पे रूल कर रही है और इस सब के अंदर वाइफ के बाद सारे क्लैन आ जाते हैं, बाकी सारी की इंपायर छोटी छोटी आ जाती है। इस वजह से ना इस टाइम ना पूरा का पूरा जो ना ब्लू पोल स्टार है ना वो एक तरीके से युनची की जो वाइफ है ना उनकी प्रोटेक्शन के अंडर ही है। जब युनची नीचे वाला में था तब युनची की प्रोटेक्शन के अंदर थे, अब उसकी वाइफ के हाथों में। और जो वैकिन्यू की जो फैमिली है ना वो ना जो ब्लू पोल स्टार है ना जो कैंगयून वाला हिस्सा है उसके अंडर के नीचे आता है। और जो फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस है वो इस टाइम ना जो ना लिटिल डीमन एम्प्रेस है ना उसका वाला जो इलाका है उसके अंडर के नीचे आता है। पहले तो ये भी कैंगयून वाले हिस्से के नीचे ही था, लेकिन ना जो
युनची होता है वो इसको यहाँ पे शिफ्ट करवा के ना सीधा ना जो लिटिल डीमन एम्प्रेस का जो इलाका है ना जहाँ पर युनची का क्लैन भी है उसी के ही आसपास इसको खड़ा कर देता है। और युनची के क्लैन से मतलब है कि जो युनची की जो युन फैमिली है ना उससे मेरा मतलब चाह रहा है यहाँ पर। और ये सब कुछ ना हमें नॉवल के अंदर बताया जाता है। युनची ये इसलिए करता है क्योंकि फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस में युनची की आधी से ज्यादा वाइफ्स रहती है, जहाँ पर चोयोचन और युनची की बेटी रहती है। इस वजह से ना ये वाला जो हिस्सा ये भी लिटिल डीमन एम्प्रेस का जो इलाका उसके अंदर आ गया, बल्कि उनके कैपिटल के अंदर ही है जहाँ पर लिटिल डीमन एम्प्रेस का महल है। ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए आप लोग को दे रहा हूँ क्योंकि आगे चल के आप लोग को इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अब युनची की सारी बातें सुन के ना उससे अपने जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। और उससे युनची कहते कि मैं यहाँ पे इस टाइम योम्बा की बात कर रहा हूँ तो मुझे एक चीज भी याद आ गई है। कहते कुछ अर्से पहले ना मैंने एक बहुत ही ज्यादा अजीब ख्वाब देखा था, वो मेरे और योम्बा का जो बचपना है ना उससे रिलेटेड था। कहते कि लेकिन उस ख्वाब के अंदर एक बहुत ही ज्यादा अजीब चीज थी। उस ख्वाब के अंदर ना तुम ना असल में योम्बा की बहन ही नहीं थी, बल्कि योम्बा की कोई भी बहन नहीं हुआ करती थी और मेरी एंगेजमेंट ना एक और लड़की के साथ हुई थी। युनची का ख्वाब सुन के ना व्यक्ति वही खड़े खड़े सरमे में चल जाती है और उसे अपना युनची कहते क्यों एकदम तुम्हें हुआ क्या, तुम एकदम ऐसा क्यों लगता है कोमे में ही चली गई हो। तो दोस्तों अभी तो मैं आप लोग को इस ख्वाब का मतलब नहीं समझा सकता, अगर मैंने समझाया ना आप लोगों के ऊपर से ही गुजर जाएगी। इस वजह से दोस्तों आप लोग को जल्दी इस ख्वाब का मतलब मैं समझा दूंगा, बल्कि आप लोग को सीरीज खुद ही समझा देगी आगे चल के। लेकिन एक चीज याद रखना, ये ख्वाब का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आगे जो भी युनची को ख्वाब आएंगे ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि युनची के जो ख्वाब होते हैं वो नॉर्मल ख्वाब नहीं होते, ये याद रखना है आप लोगों को। क्योंकि जो युनची होता है वो अपने ख्वाब में ना कई सारी रियलिटीज को देख सकता होता है, यानी एक नहीं बल्कि कई सारी रियलिटीज को होते हुए देखता है। इस वजह से युनची के कभी भी ख्वाब नॉर्मल नहीं होते। इन ख्वाबों के पीछे ज्यादातर जरूर कोई ना कोई मकसद या मतलब होता है, या फिर ना ये ख्वाब ना युनची को ना फ्यूचर के बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं। दोस्तों इसी वजह से ना जब व्याकिनु युनची पे गुस्सा करती रहती है ना बेफजूल में, तब मैं बिल्कुल उसको सही समझता हूँ, क्योंकि युनची के पास पावरफुल होने की हर एक चीज है, मगर ये कमीना कभी भी इनकी कदर नहीं करता और जल्दी इसको आगे फ्यूचर में इन सब की कदर पड़ भी जाएगी, देख लेना आप लोग। और दोस्तों जब युनची अपने आप को फ्यूचर में चेंज करेगा ना तब देख लेना सबके सब लोग हैरान हो जाएंगे कि यार कोई बंदा अपने आप को इतना ज्यादा भी चेंज कर सकता है। और उससे अपना व्याकिनु कहते कि मुझे लगता है कि इन सब चीजों को मैंने ही अपने ख्वाब में देखा कि तुम मुझे ऐसे ये सारी चीजें बता रहे थे। और दोस्तों याद रखना जो व्याकिनु है ये भी युनची के साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से कनेक्ट है, ये भी आप लोगों को फ्यूचर में पता लग जाएगा। और उससे अपना वहां पर जो युनची होता है वो कहते कि इससे तुम्हारा क्या मतलब। और उससे अपना जो व्याकिनु होता है उसका मीटर फिर से शॉर्ट हो जाता है और फिर व्याकिनु कहते कि मुंह बंद, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा बहुत हुआ। और ये कहने के बाद ना उससे अपना व्याकिनु गुस्से में हर बार की तरफ फिर से भाग जाती है और उससे अचानक से युनची को पीछे से एक आवाज आती है और ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि शुई मिंग्युन की होती है। और उससे अपना युनची को पता लग जाता है कि व्याकिनु क्यों यहाँ से चली गई। उसको पता लग गया था कि ना असल में शुई मिंग्युन आ रही है इस तरफ। और उसे अपना वहाँ पर शुई मिंग्युन कहते कि ब्रदर युन आप यहाँ पे कर क्या रहे हो। कहते कहीं ये तो नहीं कि आप मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हो। ये सुन के उससे अपना वहाँ पर युनची कहते कि ये क्या, यहाँ पे तो सारी शुई मिंग्युन है। ये सुन के ना उससे अपना शुई मिंग्युन फिर से युनची के साथ चिपक जाती है और वो कहते कि मैंने तुम्हें कई दफा कहा कि मुझे सारी शुई मिंग्युन ना बुलाया करो, खाली शुई मिंग्युन या फिर ना यिन यिन बुलाया करो। कहते कि ये बहुत ही ज्यादा फॉर्मेलिटी टाइप लगता है। ये सुन के उससे अपना जो युनची होता है वो कहते कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब नहीं हो जाएगा। कहते कि माना कि अभी तक ना हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से। कहते कि मगर अब भी ये बहुत ही ज्यादा जल्दी नहीं है। ये सुन के उससे शुई मिंग्युन कहते कि सही कहा। कहते लेकिन जल्दी ना हमारी जो एंगेजमेंट है ये पूरे तरीके से हो जाएगी और हम लोग हस्बैंड और वाइफ भी बन जाएंगे। और उससे अपना जो शुई मिंग्युन होती है वो कहती कि और देखना ये डेट ना तुम्हें कुछ ही दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगी। कहते क्योंकि इस टाइम ना मेरे फादर और तुम्हारे मास्टर ना हमारी जो एंगेजमेंट की जो डेट है उसको डिस्कस कर रहे हैं आपस में। और फिर शुई मिंग्युन कहते कि ब्रदर युन मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि हमारी आखिरकार में शादी होने वाली है। और उससे शुई मिंग्युन कहते कि मगर ब्रदर युन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हो। और उससे अपना जो युनची होता है वो कहते कि नहीं ये तुम फिर ऊपर ही सोच रही हो, मैं भी असल में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और फिर युनची होता है वो कहता कि जैसा कि तुम्हें पता है कि शुरुआत में ना मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा फिक्र में था कि हमारी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो जरा भी आपस में नहीं मिलता। कहते कि मगर अब मेरा जो पावर लेवल है वो तो बहुत ही ज्यादा कम है, मैं डिवाइन किंग रीडम लेवल पे हूँ और तुम डिवाइन मास्टर रीडम लेवल पे हो। तो कहते कि इस तरह से अब तो हमारा और भी कोई कंपैरिजन नहीं है। ये सुन के ना उसे एक में जो शुई मिंग्युन होती है वो कहती है कहते कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब हमारी शादी हो जाएगी ना फिर मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी और कोई भी तुम्हें तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। और फिर शुई मिंग्युन कहते कि जिसने भी तुम्हें तंग करने की हिम्मत की ना मैं अपने जितने भी जो 99 ब्रदर्स हैं उनको अपने साथ लेके आऊंगी, देखना फिर वो उसको कैसे मारेंगे। कहते कि देखना फिर उसकी हालत ही खराब हो जाएगी। ये सुन के जो युनची होता है वो कहते कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। तो दोस्तों अगर आप लोग को ना पता हो ना तो जो शुई मिंग्युन है इसके टोटल 99 ब्रदर्स हैं। तो दोस्तों आप लोग खुद ही समझ सकते हैं इसका बाप कितने ज्यादा बड़े वाला कमीना है। टोटल इसके बाप ने भी कई हजार शादियां की हुई है। और इस टाइम ना प्राइमर क्योस के अंदर जो भी बड़े बड़े किंग है ना या जो भी छोटे मोटे भी किंग है उनकी एक से ज्यादा ही वाइफ होती है, क्योंकि उनको अपना जो एम्पायर है ना उसको चलाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। इस वजह से वो अपनी एक से ज्यादा वाइफ रखते हैं ताकि हर तरफ अलायंस बना के रखे। और इनका एम्पायर सिर्फ इतना नहीं होता कि ये एक प्लेनेट तक ही रह जाए, बल्कि कई सारे प्लेनेट इनके एम्पायर के अंदर आते हैं। इस वजह से इनको कई सारे अलायंस बनाने पड़ते हैं। और ये चीज आप लोग फ्यूचर में देख लोगे जब युनची
ये हरकत करेगा। और उसे एक ना वहाँ पर शुई मिंगन कहती है, कहते हैं कि इस तरह से ब्रदर आपको कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसे एक ना जब युनची आसमान की तरफ देखता है, वहाँ पर जो ड्रैगन एम्पर होता है वो आया खड़ा होता है, और उसे एक ना वहाँ पर जो युनची होता है वो भी ड्रैगन एम्पर को रिस्पेक्ट दे रहा होता है, और इसके अलावा शुई मिंगन भी दे रही होती है। और उसे एक ना जो ड्रैगन एम्पर होता है वो गुस्से में कहता है कि ओ मैंने सुना था कि तुम अब भी जिंदा हो। तो कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। इस टाइम में ड्रैगन एम्पर के जो एक्सप्रेशन होते हैं थोड़े अलग गुस्से वाले लग रहे होते हैं। और उससे एक ना जो युनची होता है वो कहते हैं कि एकदम ड्रैगन एम्पर को क्या हुआ, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरे साथ ना बहुत ही कोल्ड तरीके से बात कर रहे हैं। कहते हैं कि ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। और उससे एक ना वहाँ पर ड्रैगन एम्पर के साथ ही दो और बंदे भी उतर आते हैं, और इस टाइम ना इनमें से जो एक है ये है ब्लू ड्रैगन एम्प्रेस। और दोस्तों ये जो लड़की है ये भी असल में ना एक क्लैन की लीडर है, और एक तरीके से ना वो जो क्लैन है ना वो भी ड्रैगन एम्पर का जो इलाका है ना उसके अंदर के अंदर ही आता है। यानी ये सारे जो क्लैन है ना ये सारे ड्रैगन एम्पर के ऑर्डर के नीचे आ जाते हैं, और ये एक उनमें से ही एक क्लैन की लीडर है। और दूसरी तरह हम लोग देखते हैं क्यूलिन एम्पर को, और ये भी एक पावरफुल बंदा है, और ये भी टोटल जो 9 क्लैन है ना उनमें से ही एक क्लैन का लीडर है। तो दोस्तों आप लोग को मैं एक तरीके से ऐसे समझाता हूँ, आप लोग खुद समझ लो जो ड्रैगन एम्पर है वो ना एक एम्पर है, और उस इलाके के अंदर जितने भी जो क्लैन आ रहे हैं ना वो सब लोग ना एम्पायर के अंडर के ऑर्डर में ही आते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। और फिर वहां पे क्यूलिन क्लैन का लीडर बोलता है, कहता है कि लगता है कि ये वही लड़का है जिसने 9 लाइटनिंग टर्बुलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और कहते हैं कि ये लगता है कि फ्यूचर में चल के एक गॉड भी बनेगा। और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा प्राइमर के ऑफिस की ऑर्डर के नीचे होगा। और उसे वहां पे ब्लू ड्रैगन एम्प्रेस कहती है इसमें कोई शक नहीं है वही लड़का है। कहते हैं कि इसी नहीं मेरे ख्याल में जो ड्रैगन एम्पर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी किया है। कहते हैं कि इस वजह से जो ड्रैगन एम्पर है उसने ना इसको ना ड्रैगन क्वीन से मिलने की भी इजाजत दे दी है। अब ये सुन के ना उससे ड्रैगन एम्पर का मीटर और भी शॉर्ट हो जाता है, और उससे ड्रैगन एम्पर कहता है कि बकवास बंद, हम लोग अंदर जा रहे हैं। और ये सुन के ना उसके पीछे जो दो क्लैन के लीडर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं, और उससे एक ना वो सब लोग ना वहां पे चले जाते हैं। और उससे एक ना वहां पर युनची कहता है कि ये जो दो लीडर्स थे ये कौन थे। और उससे एक ना वहां पर शुई मिंगन कहते हैं कि एक क्यूलिन एम्पर था और एक ब्लू ड्रैगन एम्प्रेस थी, और कहते हैं कि ये दोनों ना वेस्टर्न रिलम के ना दो बहुत ही पावरफुल क्लैन में से आते हैं। ये सुन के उससे एक ना जो युनची होता है वो कहते हैं कि ये क्या दो और डिवाइन मास्टर रिलम लेवल के बंदे जिनको मैं पहली बार देख। और उससे एक ना शुई मिंगन कहते हैं कि वैसे ब्रदर यून आपने गौर किया था जब ना ब्लू ड्रैगन एम्प्रेस ने ना जो ड्रैगन क्वीन है ना उसका नाम लिया था ना, और ये भी कहा था कि ना आप ना ड्रैगन क्वीन से मिलने के लिए गए थे। उससे एक ना ड्रैगन एम्पर को कितना ज्यादा गुस्सा आ गया था एकदम। और उससे एक ना जो युनची होता है वो कहता है कि हाँ मैंने फील किया था। कहता है कि वैसे ना मैं जो ड्रैगन एम्पर है उससे ना फिने शिनजी के बारे में ही पूछना चाहता था कि आखिरकार ना वो एक ही दम में ट्रेनिंग के लिए क्यों चली गई है। ये सुन के उसे एक ना शुई मिंगन कहते कि नहीं ब्रदर यून बिल्कुल भी नहीं। कहते कि आप इस बारे में कोई भी बात ना करना उनसे। और उसे एक ना वहां पर ना शुई मिंगन कहती है कि मगर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आप इस बारे में पूछोगे ना तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। और कहते हैं कि ये जो आवाज है ये मेरी इंटरनल सेंस है। तो दोस्तों एक तरह से ना जो शुई मिंगन है इसके पास एक बहुत ही ज्यादा कमाल की बॉडी है। इसके जो इंटरनल सेंस है ना जब भी कुछ ऐसा अजीब फील करती है ना तब वो अक्सर सही होता है। और फिर शुई मिंगन कहते हैं और आपको जैसे कि पता है मेरी इंटरनल सेंस कभी भी गलत नहीं होती। कहते कि आपको इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। और फिर शुई मिंगन कहते कि इस वजह से ना मैं आपके आगे मिन्नत करती हूँ आप इस बारे में कोई भी बात ना करना। ये सुन के उससे युनची अपने दिल में कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे इसकी ये सारी बातें सही लग रही है। और कहता है कि मुझे भी बहुत ही ज्यादा अजीब फील हो रहा है। कहते हैं इस सारे मामले को ना मैं बात के लिए रख दी तो बाद में हम लोग इससे निपटेंगे। और उससे एक हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है, और हम लोग ना मूव वाइन को देखते हैं। जो युनची होता है वो मूव वाइन के पास आ जाता है, और उससे वहां पर मूव वाइन कहती क्या तुम ड्रैगन एम्पर से रास्ते मिले थे। ये सुन के उससे युनची कहते कि हाँ बिल्कुल, आपको कैसे पता चला। और उससे वहां पर ना मूव वाइन कहती कि जो व्यक्ति है वो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास आई थी, और उसने मुझे ना कहा था कि ना तुमने जो ड्रैगन एम्पर है उससे दूर ही रहो और उससे कोई भी बात ना करना। ये सुन के जो युनची होता है वो कहते कि ऐसा क्यों है। और उससे वहां पर ना जो ना मूव वाइन होती है वो कहते कि इस बारे में उसने मुझे कोई भी नहीं बताया, तो इस तरह से तुम उसकी बात मानो और उस ड्रैगन एम्पर से दूर ही रहो। कहते क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो वैक्यूम है वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगी। और फिर मूव वाइन कहते कि और इसके अलावा जो वैक्यूम है वो ना मुझसे ये पूछती थी कि आखिरकार ना तुम्हारी जो एंगेजमेंट है वो किस लड़की से हुई है, और तुमने ख्वाबों के अंदर उसके साथ किया क्या आखिर उस लड़की के साथ। तो दोस्तों इस टाइम शुई मिंगन की बात करें, जब ना शुई मिंगन ना गोल्ड कंपटीशन के अंदर युनची के साथ फाइट कर रही थी तो आप लोगों को पता है युनची ने उसको क्या क्या चीजें दिखाई थी। और उससे अपना जो युनची होता है वो मुंह खोल के खड़ा हो जाता है, और फिर युनची कहता है कि मुझे पता था वैक्यूम ने अभी भी इन चीजों को इग्नोर नहीं किया, और वो अभी भी इन चीजों के बारे में जानना चाहती है कि सच में मेरी जो एंगेजमेंट है वो शुई मिंगन के साथ हो रही है। और फिर मूव वाइन कहते कि इस तरह से ना ये सारी बात ना तुम खुद ही उसको समझाओ। और दोस्तों यही से हमारा सीन शिफ्ट होता है, और हम लोग ना युनची को देखते हैं जो ना अपने कमरे के अंदर सोया पड़ा होता है। मगर उससे एक ना हम लोग को पता लगता है कि जो युनची वो एक ख्वाब भी देख रहा है, और उससे एक ना जो युनची होता है वो अपने ख्वाब के अंदर देखता है कि जो युनची है वो ना अपनी उसी शादी वाले दिन ही होता है जब ना युनची की वैक के साथ शादी हो रही होती है, और उस वक्त ना उसकी जो लिटिल आंट होती है वो उसको उठा भी रही होती है। और उससे एक ना वहां पर उसकी लिटिल आंट कहते कि जल्दी करो उठो, ये तुम्हारी आज शादी का दिन है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी जो शादी है वो मिस सीतू के साथ हो रही है, इस तरह से जल्द जल्द जाओ तैयार हो जाओ। ये सुन के अपने खात के अंदर जो युनची होता है वो कहते क्या शादी का दिन। और उससे एक ना जो युनची होता है वो ना तैयार भी होने लग जाता है, और उससे एक ना उसकी आंट ना उसके लिए ना कुछ खाने के लिए लेके आती है। और उससे एक ना वहां पर जो युनची होता है उसको जल्दी से खा के कहता है कि मुझे पता नहीं है कि मैं अपनी लिटिल आंट का खाना फ्यूचर में भी खा
खा पाऊंगा कि नहीं खा पाऊंगा। ये सुन के उसकी लिटिल आंट वहाँ पे हंसने लग जाती है। कहती कमीने तेरी शादी हो रही है, तू वहाँ पे नहीं जा रहा शादी करके। कहते कि और तुम्हारी शादी के बाद भी हम लोग एक ही साथ ही तो रह रहे होंगे एक ही क्लैन के अंदर। तो कहते कि जब तक तुम चाहोगे मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती रहूंगी। और फिर इसकी लिटिल आंट कहती कि देख लेना तुम्हारी शादी के बाद ना तुम्हारे पास ही मेरे लिए टाइम नहीं होगा, मेरे पास तो हमेशा तुम्हारे लिए टाइम रहेगा। ये सुन के उससे अपना जो युनची होता है वो कहते कि तुम्हें पता तो है कल रात मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर मेरी शादी भी हो जाती ना मेरे पास हमेशा तुम्हारे लिए टाइम रहेगा, चाहे फीतूफान जो मर्जी कह दे मैं फिर भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा। और उससे एक ना वहाँ पर उसकी जो लिटिल आंट होती है ये सबकी हंसने लग जाती है। मगर उससे एक ना वहाँ पर योम्बा भी आ जाते हैं और उससे एक ना वहाँ पर ना योम्बा कहते कि आज का दिन तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा खास दिन है, तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ, इस तरह से मैं भी यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। और उससे एक वहाँ पे योम्बा कहते कि वैसे ब्रदर आप मुझे ये बताओ कि आखिरकार ना शादी के दिन हर आदमी को फील कैसा होता है। ये सुन के उससे न्यूनची कहते कि कोई खास तो फील हो ही नहीं रहा, मुझे तो बस इतना पता कि मेरी फितूफान के साथ शादी हो रही है। कहते कि इस तरह से ना ये जो मैरिज है ये हमारी अरेंज मैरिज है जो हमारे पेरेंट्स करवा रहे हैं, इसमें हमारी तो कोई मर्जी नहीं है। और फिर यूनची कहते मुझे तो ऐसा लगता है कि जो शादी करना है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सरदर्द है। ये सुन के उससे अपना वहाँ पर योम्बा कहते कि ब्रदर यून सिर्फ तुम भी सोच सकते हो कि शादी करना भी सरदर्द है। और उससे अपना जो यूनची होता है वो कहते कि वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैंने बहुत सी ऐसी अफवाहें सुनी है कि जहाँ पर ना मुझे पता लगा है कि जो सिटी लॉर्ड है वो ना असल में तुम्हारी और अपनी बेटी की जो शादी है ना उसको ना कैंसिल करना चाहता था। कहते कि मगर अच्छा हुआ ये सारी अफवाहें हैं। और कहते कि आखिरकार ना तुम्हारी फीतूफान के साथ शादी हो रही है। तो दोस्तों असल में जो फीतूफान है ना ये जो सिटी लॉर्ड है उसकी बेटी है। उससे अपना ये सुन के जो यूनची होता है वो कहते कि वैसे भी ठीक ही है। कहते कि वैसे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मेरी सिटी लॉर्ड की बेटी के साथ शादी हो रही है, तुम्हारे जैसा दोस्त है, इसके अलावा मेरे पास ना मेरी लिटिल आंट भी है। तो कहते इस सब में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मेरे लिए यही सही है। कहते कि क्योंकि मेरे पास तो कोई कल्टीवेशन है ही नहीं, मैं बिल्कुल एक बेकार इंसान। लेकिन उसे अपना जो यूनची होता है उसको अचानक से ना कुछ अजीब फील होने लग जाता है। और जो यूनची होता है वो कहते कि एक मिनट को ये क्या हो रहा है। और उसे अपना जो यूनची होता है वो सीधा नीचे गिर जाता है। ये देखकर जो योम्बा होता है उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उससे अपना वहां पर उसकी लिटिल आंट भी आ जाती है। और उससे अपना वहां पर उसकी लिटिल आंट ना उसको उठा के रोने लग जाती है और वो कहती कि फौजन तुम्हारे साथ हुआ क्या, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा फिक्र में डाल रहे हो, जल्दी करो और उठ जाओ। और दोस्तों यहीं पर ना हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अभी तक ना इसका अगला चैप्टर नहीं है, जैसे ही अगला चैप्टर आएगा मैं फौरन से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोगों को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मुझे फिक्र ना करो आप लोग। लेकिन दोस्तों मैंने ना इसकी सारी प्ले लिस्ट ना बिल्कुल वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दी है, जहां पर ना मैंने बिल्कुल जो स्टार्ट से लेकर ना अब तक जितने भी जो चैप्टर है ना उन सबको एक्सप्लेन कर दिया है। याद रखना स्टार्ट से मेरा मतलब वहां पे जहां पर इसका सीजन 1 डोंगुआ का एंड होता है, सीजन 2 से मैंने शुरुआत की है इसको एक्सप्लेन करने की। तो दोस्तों इसकी पूरी प्ले लिस्ट ना आप लोग को इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों ने इसकी पिछला पार्ट नहीं देखा ना उसका भी जो लिंक है मैं इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो दोस्तों अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।